हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है वह बेसिकली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होने वाला है। क्या ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसे हम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अगर तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा। इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेस ऑफ द न्यू कैपिटल एसेट। कौन सा एसेट्स? न्यू कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या था पता है ना? ऐसा एसेट जिससे हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर पाए, वो मेरे लिए क्या था? कैपिटल एसेट्स होता है। जैसे कि मान लो कि मैं लेट सपोज मेरा एक फैक्ट्री है, तो मैं मशीन लेके आऊंगा। ठीक है, जब मशीन लेके आऊंगा, क्या उससे मैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या करने वाला? प्रोड्यूस करने वाला हो ना, तो मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल एसेट्स होता है। मतलब ऐसा खर्चा जिससे कि हम लोगों को कोई एक न्यू एसेट्स मिले। क्या मिले? एक न्यू एसेट्स मिले, न्यू संपत्ति मिले, वो मेरे लिए क्या होता है? कैपिटल एसेट्स होता है। एसेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में बोला जाए तो संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है। और इंग्लिश में बोला प्रॉपर्टी। क्या होगा? प्रॉपर्टी बोलो। ठीक है, और फिर से एसेट्स मीन्स एक और होता है, एसेट्स मीन्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब ऐसा खर्चा, अगर सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा होता है जिससे कि एक नया एसेट्स क्रिएट होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा होता है जिससे कि नया एक एसेट क्रिएट हो, तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर मान लो मैं मशीन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मशीन खरीद के ला रहा हूँ, जिससे क्या होगा? मैं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करूंगा। अगर मैं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करूंगा तो देश का इकोनॉमिक में मैं हेल्प करूंगा ही नहीं करूंगा? क्या करूंगा? देश के इकोनॉमिक में मैं हेल्प करूंगा, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा? इकोनॉमी का इंक्रीज होगा। तो मेरे लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेस ऑफ द न्यू कैपिटल एसेट लाइक मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स। इट इम्प्लाइज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स। जो मेरे पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है एसेट्स का, वो क्या होता है? बढ़ेगा। ठीक है, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इससे क्या होगा? हम लोगों का इकोनॉमी, इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी के क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर मेड ऑन द क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स बोलो। ठीक है, चाहे इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेस ऑफ द न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, या इन्वेस्टमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? न्यू एसेट्स क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो, बेसिकली इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप्स। एक होगा तुम्हारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होगा तुम्हारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या होगा दोस्तों? एक होगा तुम्हारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब समझो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है। एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इट रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के चेंज होने पर वह चेंज नहीं होता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ना दोस्तों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियसली क्लास में रेंट वाला एग्जांपल दिया था ना, कि मान लो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं नया कोई टाउन में गया। ठीक है, काम के लिए। स्टार्टिंग में तो मेरे पास काम होगा नहीं, तो फिर मुझे घर तो चाहिए ना रेंट के लिए, तो मैं क्या करूंगा? रेंट एक फिक्स करके रख दूंगा कि हाँ हर महीने मुझे इतना का रेंट देना। तो इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो मेरा इनकम बढ़ता है तो क्या मैं रेंट भी बढ़ाऊंगा? क्या रेंट तो मैं क्या कर रहा था? बढ़ा तो नहीं रहा था, इंक्रीज तो नहीं कर रहा था। ठीक है, उसी तरह मान लो कि गवर्नमेंट का भी कुछ खर्चा होता है जो फिक्स खर्चा हर साल, मतलब फिक्स कुछ तो इन्वेस्टमेंट हर साल करना ही पड़ता है कि इतना सारा हमको इन्वेस्टमेंट इस साल को करना है, मीन्स करना ही होता है। ठीक है, तो जब मान लो गवर्नमेंट के इनकम बढ़ा तो वो खर्चा या इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी? गवर्नमेंट बढ़ाएगी नहीं, वो कॉन्स्टेंट ही रखती है। मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के बढ़ने पर चेंज नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। देखो ये लिखा ना, इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट का मतलब वो इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच independent of the level of income in the economy. It remain constant irrespective of the level of income in the economy.
इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन लेवल ऑफ द इनकम। मतलब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के चेंज होने पर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इनलास्टिक, ये इनकम इनलास्टिक होता है। इट रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट रिस्पॉन्स चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के चेंज होने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज होने वाला नहीं है। मतलब पहले भी हम लोग इतना का ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी भी हम लोग इतना का ही इन्वेस्टमेंट करने वाले, इससे ज़्यादा करने वाले हम लोग नहीं है। ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चलो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि देखो तुम लोग, ये डायग्राम है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, एकदम ईजी डायग्राम है। देखो ये तुम्हारा क्या इन्वेस्टमेंट है, ये तुम्हारा क्या इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट देखो एक लाइन जा रहा है ना, कांस्टेंट लाइन जा रहा है, ठीक है। पहले इनकम देखो, लेट्स सपोज ऐसा था कि पहले मान लो इनकम था 100 सीआर था, 100 करोड़ रुपीस इनकम था, तो इन्वेस्टमेंट मान लो 50 सीआर का हम लोग कर रहे थे। अब इनकम मान लो कि 200 सीआर हो गया, 200 करोड़ हो गया, अभी भी इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 50 सीआर के ही हो रहा है। मतलब इनकम चेंज हो रहा है बट इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट एक लाइन, इसे बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के चेंज होने पे क्या होता है, ये भी चेंज होते जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम चेंज इन द economy. Therefore, it is the type of the investment that depends on the level of income in the economy. मतलब induced investment दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के चेंज होने पर ये भी क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है, इसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। फिर से डेफिनेशन में रीड कर लो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि देखो लेट्स सपोज मेरा इनकम 100 सीआर था, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे, 50 सीआर। अब इनकम कितना हो गया, 200 सीआर हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 100 सीआर। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट चेंज है, इससे बोलते हैं हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एकदम इजी टॉपिक है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, देखो एवरी इंडिविजुअल को हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या चीज़ देख के करने वाला है, उसे बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के टाइम हम लोग क्या चीज़ हम लोगों को देखना पड़ता है। मान लो कि मुझे उस कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है, तो मुझे वहाँ से कितना रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। और उस कंपनी में मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, वो पैसा लाने के टाइम में भी तो मुझे कुछ पैसा इंटरेस्ट तो लगेगा ना वो पैसा लाने के टाइम में, ठीक है। देखो ये समझना क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू गेन सम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हर इंडिविजुअल इन्वेस्ट क्यों करता है, क्योंकि उसे कुछ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए न्यू प्रोजेक्ट मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। जब भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वह बेसिकली 2 थिंग पे ही डिपेंड होने वाला है। मतलब मान लो कि एक कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में या किसी भी फॉर्म में पैसा क्यों लगाएगी, हाँ, तो जब पैसा लगाएगी मान लो, ठीक है, तो वो पैसा लगाने के टाइम में क्या चीज देखने वाली है, वो चीज को बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लो एवरी इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू गेन सम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हर इंडिविजुअल चाहते हैं कि उसे जो भी इन्वेस्टमेंट करे उस पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, ठीक है। द डिसीजन इज इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट मेनली डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। जब भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में क्या करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, ये बेसिकली 2 चीज पे डिपेंड रहता है कि हम लोग वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या हम लोग वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। समझ में आना तुम लोगों को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो बेसिकली क्या चीज देखता है, वो बेसिकली क्या चीज देखने वाला है इन्वेस्ट करने का टाइम में, तो बेसिकली वो 2 चीज ही देखता है। क्या, एक होता है तुम्हारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग MEI, एक बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलेगा ROI। अब देखो इसे हम प्रॉपर में एग्जांपल से समझाता तुम लोग, एकदम इजी टॉपिक है। जैसे कि मान लो ये देख रहे हो, ये मिस पिंकी है, मिस कौन है, मिस पिंकी, ठीक है। मान लो मिस पिंकी को एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है जिसका नाम है पीके लिमिटेड। मतलब पिंकी को पीके लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है।
और पीके लिमिट मिस पिंकी को पीके लिमिट में कितना इन्वेस्ट करना है 100 CR, कितना इन्वेस्ट करना है 100 CR, ठीक है। अब देखो 100 करोड़ तो फटाक से तो किसी के पास रहेगा क्या, तुम लोगों को रहने वाला है क्या, 100 करोड़ फटाक से तो किसी के पास नहीं रहेगा। तो पिंकी भी तो इस 100 CR को कहाँ से लेगी, मान लो कि पिंकी को पीके लिमिट में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मिस पिंकी मान लो ये 100 करोड़ बैंक से इन्होंने क्या किया, बोरो किया, इन्होंने बैंक से लोन लिया। ये 100 करोड़ का पिंकी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, किसमें, पीके लिमिट में पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा बात समझ रहे हो ना, पिंकी को पीके लिमिट में पैसा डालना है कितना 100 CR, कितना 100 CR, ठीक है। और ये 100 CR इन्होंने कहाँ से लिया, इन्होंने बैंक से लोन के तौर पे लिया था। समझ में आया बात तुम लोगों को, ठीक है। मान लो मिस पिंकी अगर पीके लिमिट में 100 CR अगर इन्वेस्ट करती है तो मिनिमम इन्हें कितना मिलने वाला है 15% क्या मिला, रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोला मिलने वाला है इन्हें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना, मतलब अगर 100 CR ये इन्वेस्ट करेगी तो इन्हें महीना का 15% तो इनकम होना है, मतलब होना ही है, ठीक है। और ये जो बैंक से इन्होंने लोन लिया कितना का 100 CR, किसमें, पीके लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए। इस लोन के बदले पिंकी को हर महीना बैंक को लेट सपोज 10% का इंटरेस्ट देना है, क्या देना है 10% का इंटरेस्ट, किसको, मिस पिंकी को बैंक को देना है। मतलब ये होता है रेट ऑफ, क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं हम लोग उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मिस पिंकी को बैंक को लोन के ब्याज में इंटरेस्ट देना होगा उसे बोलेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और मिस पिंकी को अगर मान लो मिस पिंकी पीके लिमिटेड अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उन्हें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है 15%, मतलब इन्हें मिलने वाला है 15% इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं हम लोग MEI। क्या बोलते हैं दोस्तों, MEI मतलब देखो, MEI मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इट रेफर्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन विच वी आर अबाउट टू इन्वेस्ट। जिस प्रोजेक्ट में मिस पिंकी इन्वेस्ट करना चाहती है तो मिस पिंकी को उस प्रोजेक्ट से कितना % इंटरेस्ट मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, इसे बोलते हैं हम लोग MEI। मतलब अगर मान लो कि मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस प्रोजेक्ट से मुझे जितना पैसा मिलने वाला है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, तो उसे मैं बोलूंगा क्या, MEI, जैसे दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एकदम इजी है, ठीक है। और मिस पिंकी जो 1 CR इन्होंने बैंक से बोरो किया, इस लोन के बदले में मिस पिंकी को बैंक को कितना लौटाना है, तो 10%, तो इनका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, इसे बोलते हैं हम लोग ROI। ROI का मतलब समझना, देखो ROI का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब मिस पिंकी ने जो फाइनेंशियल मार्केट से मनी बोरो किया था उसके बिहाफ में मनी कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मिस पिंकी को, कितना 10%, उसे बोलते हैं हम लोग ROI, ठीक है। तो देखो लेट्स सपोज मान लो MEI क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी, ठीक है। क्या था तुम्हारा, मार्जिनल एफिशिएंसी था, ठीक है। तुम्हारा MEI 15% है और तुम्हारा ROI कितना है, ROI 10% है। तो तुम्हें बताओ किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, तुम्हारा जब MEI ज़्यादा हो, MEI ग्रेटर हो और ROI क्या हो, कम हो, तो हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं बैंक को दूंगा 10%, मैं बैंक को कितना देने वाला हूँ 10%, लेकिन मुझे कितना मिलने वाला है इस पैसा से 5%। तो मैं 5% का हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रॉफिट कमाया ना हम लोगों ने। हम देखो बैंक से लिया हम लोगों ने 10% में पैसा उठाया और उसी पैसा को दूसरी जगह में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से हम लोग 15% कमा रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग कितना परसेंट हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, हम लोगों को 5% का हम लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, ठीक है। तो हम लोग को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब तुम्हारा जब MEI ज़्यादा हो और ROI कम हो तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो गया कि हम लोगों ने जब फाइनेंशियल मार्केट से पैसा, मतलब बैंक से पैसा उठाया, ठीक है, तो हम लोगों का रिटर्न कितना लग गया, हमें कितना घुराना है 10% उन्हें घुराना है, लेट सपोज, ठीक है। लेकिन जो मैं प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों, 5%। मतलब मेरा MEI क्या है, मेरा MEI कम है और मेरा ROI क्या है, ज़्यादा है। जब मेरा ROI ज़्यादा होगा और MEI कम होगा तो मैं कभी भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यही बताती है कि हम लोगों को किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। बेसिकली 2 फैक्टर में डिपेंड होगा, एक होगा MEI, एक होगा तुम्हारा ROI। इसे एकदम प्रॉपर वे में समझ के रखना, ठीक है। समझ में आया ना तुम लोगों को, ठीक है।
फिर होता है एसेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेट का मतलब क्या होता है, प्लान एंड डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, प्लान होता है कि हम लोग मान लो कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लान के, तो प्लान मतलब अभी जैसे कि मान लो मेरा अभी देखो इनकम क्या होता है, ये मान लो कि जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि एग्रीगेट डिमांड तुम्हारा क्या होता है, प्लान होता है कि हम लोग कितना डिमांड आ सकता है मार्केट में, ये पता नहीं है। पता होता है क्या, एग्रीगेट डिमांड जो होता है जैसे कि मार्केट में आने वाला साल में इतना डिमांड आ सकता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ये एक्चुअल नहीं होता, ये क्या होता है, प्लान होता है। उसी तरह जो सेविंग, एसेट सेविंग या इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी क्या होता है, प्लान होता है और डिजायर होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो एसेट, देखो दो वर्ड है, एक कहते हैं एसेट, एसेट का मतलब प्लान होगा जो एक्चुअल नहीं होगा, और एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल एंड रियलाइज सेविंग एंड, मतलब मैं इतना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। देखो एक्सपोर्ट्स का मतलब मैं इतना सेविंग करूंगा, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। और एसेट का मतलब मैं इतना सेविंग करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। हालांकि जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या सेविंग करूंगा वो कम भी हो सकता है और ज्यादा, लेकिन एक्सपोर्ट्स में सेम होगा। एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, सेम, कि मुझे 10 रुपए इन्वेस्ट करना है या 10 रुपए बचाना है, ठीक है। फिर देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या दोस्तों, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये फुल एम्प्लॉयमेंट, हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट सभी को रोजगार, ऐसा हो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी को रोजगार, ठीक है। समझना इसका मतलब, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें सभी लोग काम करना, विलिंग मतलब काम करना चाहते हैं, वो काम कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को काम भी मिल रहा है विदाउट एनी अनडू डिफिकल्टी। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है, लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो काम करने लायक भी है, उन्हें काम मिल भी रहा है, ठीक है, तो सब लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं कि इसमें एम्प्लॉयमेंटिज्म जीरो ही हो, ठीक है ना, ठीक है। अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीका का क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग काम करना चाहते हैं, हम काम कर सकते हैं, हमें काम मिल रहा है विदाउट कोई डिफिकल्टी, उसे बोलते हैं हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर में दो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है। एक होता है तुम्हारा दोस्तों फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे कि नहीं मान लो कि ये मिस्टर पीके, ये मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, और ये काम करते करते दूसरे कंपनी में भी इन्होंने अप्लाई करके रखा था, ठीक है। तो इन्होंने मान लो 15 जन को काम छोड़ा, ठीक है, 15 जन को काम छोड़ा एक एक्स कंपनी से मान लो 15 जन को काम छोड़ा, ठीक है, और इन्होंने किसी वाई कंपनी में 15 जन को काम छोड़ दिया, और इन्होंने वाई कंपनी में मान लो कि कितना, एक 1/5 से क्या हो गया, इन्होंने काम ज्वाइन कर लिया। तो इधर में इन्होंने ये 15 दिन के लिए क्या थे, बेरोजगार थे ना, 15 दिन के लिए क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे या नहीं थे, इसे बोलते हैं हम लोग फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन द अनदर जॉब। मतलब जब वर्कर एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ज्वाइन करता ना, तो उसमें कुछ गैपिंग पीरियड रहता है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं अदर कंपनी में मैंने भी अप्लाई करके रखा हुआ था, ठीक है, तो अदर कंपनी से मेरा कॉलिंग लेटर आ गया कि मुझे जॉब मिल गया, तो मैं इस जॉब को छोड़ के उस जॉब में जाऊँगा, तो कुछ महीना मेरा क्या होगा, गैपिंग रह जाता है, पीरियड बच जाता है कि साथ ही साथ मुझे जॉब नहीं मिलता। मतलब कि उनका मतलब है कि 1 महीना के बाद तुम ज्वाइन करो, चाहे उस महीना में तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो बीच में कुछ पीरियड गैप हो जाता है, उसे बोलते हम लोग क्या, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होगा तुम्हारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होगा, इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल आर रिमेन अनएम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है, पीपल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसमें स्ट्रक्चर में ये होगा, मिसमैच वर्क होता है। जैसे कि मान लो कि मुझे मान लो कि सीए करना है, लेट्स सपोज मुझे सीए नहीं, इकोनॉमिक्स क्लास, मुझे मान लो कि गवर्नमेंट जॉब करना है, क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब ना मिलके उसी सैलरी में सरकारी क्या मिल रहा है, प्राइवेट जॉब मिल रहा है। तो प्राइवेट जॉब ना करूंगा, मतलब मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना है, मुझे तो गवर्नमेंट ही करना था, तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट करने वाला हूँ। तो मुझे जॉब मिल रहा है,
फिर भी मैं कर नहीं रहा हूँ प्राइवेट जॉब, तो मैं क्या हूँ, उस टाइम को, उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें मतलब वर्ड क्या होता है, मिसमैच होता है, मुझे करना कुछ और है, मिलता कुछ और होता है, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब it refers to a condition of unemployment in which all those who are willing and able to work at the existing wages rate does not get work। मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें कि लोग काम करना चाहते हैं, वो काम करने लायक भी है, ठीक है, उसी वेजेस रेट में जो मार्केट में चल रहा है, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रहा। जैसे कि मुझे मान लो बैंक में काम करना है, मुझे सरकारी बैंक में काम करना है, ठीक है, तो सरकारी बैंक मान लो क्लर्क को 25,000 रुपीज़ क्या कर रही है, दे रही है, क्या दे रही है, 25,000 रुपीज़ मुझे दे रही है, ठीक है। तो मैं 25,000 में संतुष्ट हूँ, मुझे उस वेजेस रेट से या सैलरी से मैं एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे वो जॉब मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या हो गया, क्या हो गया, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब इट रेफर्स टू ए कंडीशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू ए कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा कंडीशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का जिसमें इन इस पर्सन आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस, मतलब वो सैलरी या वेजेस से संतुष्ट नहीं है, इसके लिए वो काम नहीं कर, उन्हें काम मिल रहा है बट वो काम करना नहीं चाहते क्योंकि वो वेजेस से क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप आज का वीडियो अगर समझ में आया होगा तुम लोगों को। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलता है हमारे नई वीडियो में जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ।